नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं शशांक आपके लेकर आया हूँ 23 और 24 के द हिंदू, डाउन टू अर्थ और द इंडियन एक्सप्रेस के करंट अफेयर्स। आज हम 2 दिन के टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। हमारा फर्स्ट टॉपिक आज का आता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव एंड प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति प्रोग्राम। ये आपका जनरल स्टडीज 2 में आ जाएगा। ये आपका GS2 से लिंक होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ODOP इनिशिएटिव है क्या। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT ने इन्वेस्ट किया है इन कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, और उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट संपर्क इवेंट इन नागालैंड, इंडिया। ओके, इतना क्लियर है। अब ये देखते हैं कि ODOP होता क्या है। नाउ ODOP बेसिकली एक तरह का यहाँ पे प्रोग्राम है जहाँ पे कि एक डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे होगा और वहाँ पे एक प्रोडक्ट की बात की जाएगी, विच इज वन डिस्ट्रिक्ट एंड वन प्रोडक्ट की वहाँ पे बात की जा रही है। नाउ मैं अगर बात करूँ ODOP की, ODOP बेसिकली क्या है? ये इनिशिएटिव है एक तरह से इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, ठीक है, और ग्रोथ को लाने के लिए किसी भी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में बाय प्रोमोटिंग एंड ब्रांडिंग वन प्रोडक्ट ईच फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल कोई डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि यूपी में कोई भी लेते हैं डिस्ट्रिक्ट, और उस डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा फेमस है या बहुत ज़्यादा वो नाम में है, क्या होगा कि यूपी गवर्नमेंट उस चीज़ को लेकर वहाँ पे उसको ODOP की वहाँ पे जो पोजीशन है वो देगी, और इससे फिर ये बात मालूम चलेगा कि ये प्रोडक्ट, ये पर्टिकुलर सामान इस स्टेट में बहुत ज़्यादा फेमस है। ODOP से होगा क्या? जब एक बार ये चीज़ सर्कुलेट होगी ऑल ओवर द इंडिया एंड ऑब्वियसली ऑल ओवर द वर्ल्ड एज वेल, यहाँ पे इकोनॉमी को बूस्ट मिल सकती है। कैसे? देखिए, कोई भी कंट्री अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा टूवर्ड्स ग्रोथ लगाना चाहेगी, ये तो बात सबको आप मालूम ही होगी, ठीक है। मान लेते हैं कि जैसे कि यूपी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यूपी में मान लेते हैं कि कोई एक प्रोडक्ट है प्रोडक्ट ए वहां पे बहुत ज़्यादा फेमस है। यूपी गवर्नमेंट क्या करेगी? यूपी गवर्नमेंट ये करेगी कि इस प्रोडक्ट को वो लोग बहुत ज़्यादा एडवर्टीज करेंगे। एडवर्टीज करने से क्या होगा कि ये ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच पाएगा और ये इनकी चीज़ फिर फेमस भी होगी, ठीक है। इसी के साथ साथ आइडिया क्या है? आइडिया है लोकल पोटेंशियल को आगे लेके आना। कहते हैं ना, बी द वोकल फॉर लोकल्स, तो यहाँ पे इसी चीज़ की बात की गई है। यहाँ पे लोकल का स्किल हो गया, रिसोर्स हो गया, उनके कल्चरल वैल्यूज हो गए ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट इन ईच स्टेट, एंड दे विल क्रिएट अ यूनिक आइडेंटिटी फॉर द डोमेस्टिक एज वेल एज फॉर द इंटरनेशनल मार्केट्स। इतना क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अगर बात की जाए ODOP की, ODOP सबसे पहले लॉन्च ही किया गया था उत्तर प्रदेश में। देखिए, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यूपी का, और यूपी ने ही सबसे पहले ये चीज लाई थी इन जनवरी 2018। प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति की बात करूं, ये बेसिकली एक नेशनल मास्टर प्लान है फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, और ये एक तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पे कि 16 मिनिस्ट्रीज को एक साथ जोड़ा जा रहा है। कौन कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, सिविल एविएशन, MEITY, शिपिंग एंड ड्रोन ट्रांसपोर्ट, और भी सारे हैं मिनिस्ट्रीज। ये सारे क्या होंगे? ये सारे एक से जुड़कर एक, ये सब इंटर यहाँ पे कनेक्टेड होंगे, ठीक है। जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं ये सारी यहाँ पे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होंगी, ताकि
जो भी ग्रोथ है और जो भी यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, उनको यहाँ पे कंप्लीशन करने की बात भी की जा रही है। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, PMMSY। ये आपका रिलेटेड है GS पेपर 2 से। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की बात की जाए अगर, सो ये एंटर करता है चौथे साल में अपने, ठीक है। मतलब कि जो 2023 चल रहा है अभी, ये इसका 4th ईयर चल रहा है इस स्कीम का। अब ये स्कीम इंप्लीमेंट किस डिपार्टमेंट द्वारा की जा रही है? ये डिपार्टमेंट है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, ठीक है, जो प्लान कर रहा है टू एक्सपेडाइट द पेस ऑफ इंप्लीमेंटिंग द स्कीम, ठीक है। अब इससे होगा क्या, ये स्कीम आ क्यों रही है, आइए देखते हैं। इसका मेन प्लान ये है कि इसको ब्लू रेवोल्यूशन को लेकर आना है। साथ ही साथ जो ब्लू रेवोल्यूशन आएगा वो सस्टेनेबल मैनर में आएगा। मतलब कि ऐसा नहीं कि सारा का सारा रिसोर्स आज ही हम लोग फिनिश कर दें, ऐसा नहीं होगा। हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम लोग रिसोर्स को ऐसे यूज करेंगे ताकि कल के लिए भी कुछ रख सके। इतना क्लियर है? नाउ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, ये इंट्रोड्यूस किया था एज अ पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम, सेल्फ रिलायंट इंडिया पैकेज विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 20,050 करोड़ रुपीस। इतनी की इन्वेस्टमेंट हुई थी, जो कि अभी तक की सबसे हाईएस्ट एवर इन्वेस्टमेंट है इन दिस सेक्टर। अगर इस फिशरी इंडस्ट्री और इस ब्लू रेवोल्यूशन की बात की जाए, सो अभी तक का ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट इन्वेस्टिंग है, ठीक है। और ये इंप्लीमेंट किया गया है एज एन अम्ब्रेला प्रोजेक्ट या अम्ब्रेला स्कीम विद 2 सेपरेट कंपोनेंट्स, जो कि हैं पहला सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जहां पे कि टोटली यहां पे क्या होगा कि यहां पे आपका सेंटर भी है एंड आपका यहां पे स्टेट भी है। नाउ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यहां पे आपका सिर्फ और सिर्फ सेंटर यहां पे इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इतना क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। बेसिकली होगा क्या कि आपको क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किस से यहां पे लिंक है। सो ये लिंक है आपका ब्लू रेवोल्यूशन से टुवर्ड्स योर फिशरी इंडस्ट्री। क्लियर? नेक्स्ट, और हम जाते हैं, हम ये चीज जानते हैं कि जो फिशरी सेक्टर है, दिस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एन इंडियन इकोनॉमी। जो इंडियन इकोनॉमी है वहां पे जो फिशरी सेक्टर है वो कितना बड़ा रोल प्ले करती है, ये आप और हम दोनों जानते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, जो इंडिया के जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं ना, जितने भी इंडिया के कोस्टल स्टेट्स हैं, वहां पे क्या है, वहां पे 2 चीज है। एक तो है टूरिज्म, क्लियर, एक तो है टूरिज्म, दूसरा है फिशरी इंडस्ट्री। अगर फिशरी इंडस्ट्री ही नहीं रहेगी, सो कोई भी स्टेट ग्रो कैसे करेगा जो कि कोस्टल स्टेट है। सो फिशरी सेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इंडियन इकोनॉमी में, और फिशरी सेक्टर कंट्रीब्यूट करती है टू नेशनल इनकम, टू एक्सपोर्ट्स, टू फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। और ये जो सेक्टर है, दिस प्रोवाइड्स अ लाइवलीहुड फॉर मोर देन 2.8 करोड़ फिशरर्स एंड fish farmers at the primary and at the secondary level as well. So अगर पूछा जाए कि what is the importance of fishery sector in our country, so this is the good example where you can quote it in your answers that why is it so important for our India. Clear? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, अब देखिए हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, वो अभी अभी यूएसए गए हैं।
सो यूएस जाने पे अभी बहुत सारे करंट अफेयर्स उनसे भी लिंक होके आ रहे हैं। सो हम लोग उसको भी देखने की कोशिश करते हैं कि पीएम मोदी जी जो यूएसए गए हैं उनके जाने से क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है, क्या क्या करंट अफेयर्स टॉपिक्स निकल के आ रहे हैं। लेट्स सी। सो इंडिया यूएस पार्टनरशिप टॉपिक हमारा आ जाता है, जो कि है जीएस पेपर 2 का, इंटरनेशनल रिलेशंस। न्यूज क्या है? हाईटेक पार्टनरशिप सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन एग्रीमेंट्स इंट्रोड्यूस्ड इन द यूएस क्वांटम कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म। अगर बात की जाए सो इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने डिफेंस कॉपरेशन किए हैं साथ में, जहां पे कि एक डिफेंस एक्सेलरेशन की बात की गई है, मतलब कि एक यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम की बात की गई है, जिसको कहा गया है इंडस एक्स के नाम से, इंडस एक्स। दूसरा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है बिटवीन जीई एंड HAL फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जेट इंजन्स, विच इज GE-F41 जेट इंजन्स, ठीक है, इन इंडिया। और यहां पे क्या होगा कि इंडिया में ये जो मैन्युफैक्चर होगा, यहां पे मोर देन 80% ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर विल टेक्स प्लेस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ गाइस कि जो भी यहां पे टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है इस GF414 जेट इंजन को बनाने के लिए, वो सारे के सारे यहां पे एक तरह से जो नॉलेज है, जो टेक्निक है, जो स्किल है, वो 80% शेयर किए जाएंगे और जो बाकी हैं वो यूएस अपने आप में ही देगा। मतलब कि यूएस गवर्नमेंट जो है वो अपने यहाँ पे अपने साइड से देगी, ठीक है। यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है इसका बहुत बड़ा रोल यहाँ पे है। और टू बी यूज्ड इन तेजस MK2, और जो तेजस MK2 यहाँ पे फाइटर प्लेन है, इसमें भी ये यूज होगा इंजन। अब बात किया जाए परचेज की, सो यहाँ पे 16 आर्म्ड MQ-9B सी गार्डियन अनआइडेंटिफाइड एरियल व्हीकल्स UAVs का यहाँ पे यूज किया जाएगा, ठीक है, और इसको परचेज किया जाएगा। यहाँ पे डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम की बात की जा रही है, जैसे कि कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट है उसको परचेज करना, उसको कैसे वहाँ पे अपग्रेड किया जाए, उसको वहाँ पे कैसे एमलरेट किया जाए, उसकी बात करना। शिप रिपेयरमेंट एग्रीमेंट्स, मतलब कि कोई भी अगर शिप आ रही है इंडियन ओशियन रीजन से यूएसए की, और ये देखा जा रहा है कि अगर कोई भी शिप को डॉक करना है इंडियन कोस्टल रीजन्स में, सो यूएस की शिप्स इंडियन कोस्टल रीजन में डॉक कर सकती हैं, ठीक है। और वहां पे जो भी उसको वहां पे जो भी उसको रिपेयर करना होगा, ठीक है, वहां पे वो रिपेयर भी हो सकती हैं। सो ये बहुत ही कम कंट्रीज सा देखा गया है कि कोई भी दूसरी कंट्री किसी भी कंट्री के एक मैरीटाइम इन्फ्लुएंस में आके और वहां पे अपनी शिप को डॉक कर सके। ये बहुत बड़ी बात होती है। आप खुद सोचिए कि बड़े बड़े जो फ्रिगेट्स होते हैं, जो कैरियर्स होते हैं, ठीक है, जो कॉर्वेट्स होते हैं, और जो वॉरशिप्स होती हैं बड़ी बड़ी, क्या कोई भी कंट्री चाहेगा कि किसी भी और देश का जो भी वॉरशिप है वो उस देश में आके डॉक करे? कोई नहीं चाहेगा। बट यहाँ पे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है, यहाँ पे एक कॉन्सेंसस की बात हो रही है, यहाँ पे एक हेल्दी रिलेशनशिप की बात हो रही है, ठीक है। प्लेसमेंट ऑफ इंडियन लाइसेंस ऑफिसर्स एट यूएस कमांड्स, ठीक है, यहाँ पे इंडियन ऑफिसर्स जो कि इंडियन नेवी में है और जो यूएस में है, यूएस नेवी सील, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक्सरसाइज करने की बात की जा रही है। और यहाँ पे दोनों कैसे मिलके एक सिक्योर एंड प्रॉस्परस रीजन बना सकते हैं उसकी बात की जा रही है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कलासा बंदूरी प्रोजेक्ट ऑन महादई रिवर। ये आपका जीएस पेपर 1 में आ जाएगा, GS1, जो कि है आपका ज्योग्राफी, जो कि है ज्योग्राफी, ठीक है। देखते हैं कलासा बंदूरी प्रोजेक्ट जो है ये, इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम ये है कि ड्रिंकिंग वाटर को सप्लाई करना थ्रू आउट द रीजन।
अब देखते हैं रीजन कौन सा है। रीजन है आपका बेलागवी, धरवाद, बालाकोट एंड गड़गड़ डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। सो ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं इन कर्नाटका। इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई दी जाएगी। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बैरेजेस को बिल्ड करने की बात भी की जा रही है। बैरेजेस मतलब कि जहाँ पे कि पानी का बहाव हल्का सा कम किया जा सके। अक्रॉस कलासा एंड बंदूरी रिवर्स, टू ट्रिब्यूटरीज। अब ये जो कलासा और बंदूरी है ना, ये दोनों ट्रिब्यूटरीज हैं ऑफ मंदई रिवर, सॉरी ऑफ महादई रिवर। ओके, और ये जो महादई रिवर हैं ये डाइवर्ट करती हैं वाटर टू दी मलाप्रभा रिवर, जो कि ट्रिब्यूटरी है कृष्ण रिवर की। ठीक है, कृष्ण रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है। और अगर इस रिवर की बात की जाए विच इज दी मलाप्रभा रिवर, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, और ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ये ओरिजिनेट होती है भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, और ये जो रिवर है ये स्प्रेड होती है अक्रॉस दी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गोवा, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। सो आप लोग ये देखिए कि इसमें से कितने सारे टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो रिवर्स का आइडिया होना चाहिए कि कौन सी रिवर कहाँ से आ रही है, किस रिवर की कौन सी ट्रिब्यूटरी है, ये सब पता होना चाहिए आप लोगों को। ओके, सो कलासा बंदूरी की बात के बारे में बात की जाए, सो कलासा बंदूरी प्रोजेक्ट जो है वो आपका कर्नाटका रीजन में डेवलप हो रहा है। क्यों? ताकि ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को यहाँ पे इनिशिएट किया जा सके। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज योर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन। ये जनरल स्टडीज 3 में आ जाएगा, साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक। ठीक है, देखते हैं टॉपिक क्या है। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फ्रेमवर्क एंड क्लाइमेट चेंज MOEFCC has made it mandatory in 2015 for thermal power plants, जो थर्मल पावर प्लांट्स होंगे उनको इंस्टॉल किया जाएगा विद अ फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, अभी आता हूं इस पे क्या है। ये एक ऐसा सिस्टम है टू रिमूव सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम देयर एग्जॉस्ट। अब देखिए जो भी एग्जॉस्ट होते हैं उनमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है। सो यहाँ पे इसी को रिमूव करने की बात की जा रही है कि कोई एक ऐसा सिस्टम लाया जाए जहां पे कि जो SO2 है आपका विच इज योर सल्फर डाइऑक्साइड, इसको रिमूव यहां से किया जाए इसके एग्जॉस्ट से। ठीक है, नाउ अगर बात की जाए इसके इम्प्लीमेंटेशन की स्टेटस की, सो अभी तक के डेट में क्या इंप्लीमेंट हुआ है देखते हैं। पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ SO2 एमिशंस रेगुलेशंस। फॉर एग्जांपल अभी तक देश में सिर्फ 5%, only 5% of the country's installed coal-based thermal power plant generation capacities had the flue gas desulfurization mechanism in place of CACs. ठीक है, सो यहाँ पे ओनली 5% यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन को देखा गया है। देखिए हालांकि जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिलहाल अभी सिर्फ 5% को देखा गया है कि सिर्फ इतना यहाँ पे परसेंटेज को कवर किया गया है। अगर ओवरऑल की बात की जाए सो 17% ऑफ ओवरऑल कोल पावर कैपेसिटी was still at the very initial stages of the compliance. ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए ये एक डायग्राम है जहां पे कि आपको एक्सप्लेन किया गया है कि जो SO2 गैस है वो कहां से आएगी और इसका एग्जॉस्ट कहां पे। देखिए कोई भी गैस यहां से आएगी, ठीक है, और इसके एग्जॉस्ट में यहां पे फ्लू
गैस डीसल्फराइजेशन का यहाँ पे चेंबर होना चाहिए, ताकि जो गैस यहां से आउट हो वो यहां से फ्रेश गैस हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द हीलियोपोलिस मेमोरियल इन इजिप्ट, इजिप्ट की बात की जा रही है। सो यहाँ पे आपका इंटरनेशनल रिलेशंस में आ गया टॉपिक, विच इज योर जनरल स्टडीज टू। अब देखते हैं न्यूज क्या है। सो द ओरिजिनल पोर्ट ट्यूफिक मेमोरियल, ठीक है, द ओरिजिनल पोर्ट ट्यूफिक मेमोरियल जो कि सिचुएटेड है एट द एंट्रेंस टू द सुएज कैनाल वॉज डिस्ट्रॉयड इन 1967। ये तो न्यूज है। अब देखते हैं 1980 में एक नया मेमोरियल वहां पे बनाया गया। अ न्यू मेमोरियल इन द ईयर 1980 वॉज इरेक्टेड, ओके, एंड इट वॉज इरेक्टेड इन हीलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव सिमेट्री। और इसमें बहुत सारे नाम हैं ऑफ द इंडियन सोल्जर्स हु डाइड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैंपेन्स। सो ये क्वेश्चन आ सकता है कि डज हीलियोपोलिस मेमोरियल इन इजिप्ट, okay, my question is, does Heliopolis memorial in Egypt has the names of Indian soldiers who had shown their life in the World War camping? So yes, it is true. Heliopolis मेमोरियल इन इजिप्ट में यहाँ पे बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स के नाम भी यहाँ पे दिए गए हैं। क्लियर? और द मेमोरियल इंक्लूड्स द नेम्स ऑफ सोल्जर्स फ्रॉम वेरियस इंडियन रेजिमेंट्स। अब इंडिया में बहुत सारे यहाँ पे रेजिमेंट्स हैं, ठीक है, सो उन सारे के सारे रेजिमेंट्स के नाम यहाँ पे जो भी सोल्जर्स थे उनके दिए गए हैं। ठीक है, सो ये न्यूज थी अबाउट द हीलियोपोलिस मेमोरियल इन इजिप्ट। आगे देखते हैं। Next is nilotinib. Next is nilotinib. So what is this nilotinib? Let's see. ये आपका GS पेपर 3 में आ जाएगा, ठीक है, which is your science and tech. Science and tech. ठीक है, देखते हैं कि nilotinib क्या चीज है। सो नीलोटिनिब एक मेडिसिन है, इतना जान ले पहले आप लोग, ठीक है। अब ये क्या है देखते हैं। द मेडिसिन पेटेंट पूल इज अ यूनाइटेड नेशंस बैक पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि वर्क करता है टू इंक्रीज द एक्सेस एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइफ सेविंग मेडिसिन फॉर लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। ठीक है, सो जो MPP है ये एक UN बैक इनिशिएटिव है जो कि मेडिसिन को प्रोवाइड करता है टू द लो इनकम कंट्रीज। अब इसकी बात की जाए सो इसका सिग्निफिकेंस क्या है इस मूव का। ये जो मूव है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है टू मेक कैंसर ट्रीटमेंट मोर अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल टू पेशेंट्स इन द लो इनकम एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। और ये प्रोवाइड करेगा एज मच एज नीडेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर दोज हु हैज बीन डायग्नोज्ड विद द क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। ठीक है, जो क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया है अगर उससे कोई भी यहाँ पे डिटेक्ट होता है, सो इफ एनी पर्सन इज डिटेक्टेड विद दिस डिजीज, सो यहाँ पे इसकी ट्रीटमेंट की बात की जाएगी। ठीक है, सो नाइलोटिनिब इज नथिंग बट इट इज ए मेडिसिन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आफ्टर दिस टॉपिक वी हैव ड्रग्स दैट आर हार्मफुल टू द वल्चर्स। जो वल्चर्स हैं उनके लिए कौन कौन से ड्रग्स हार्मफुल है देखते हैं। सो बहुत सारे वेटरी ड्रग्स यहां पे हैं जैसे कि एसिक्लोफेनेक एंड कीटोप्रोफेन। सो एसिक्लोफेनेक और कीटोप्रोफेन जो है इनको बैन करने की बात की जा रही है। क्यों? विच आर हार्मफुल टू द वल्चर्स।
which has been widely supported by vulture conservationists and experts. अब अगर वल्चर की बात की जाए, क्योंकि वल्चर न्यूज में है, सो ये मीडियम टू लार्ज साइज बर्ड्स होते हैं, ये प्रे करते हैं छोटे बर्ड्स को, और दे आर नोन फॉर ईटिंग कैरियन, ये क्या है, द बॉडीज ऑफ डेड एनिमल्स. अगर इनके स्टेटस की बात की जाए, सो कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एक्सटेंट स्पीशीज, इनमें इसको रखा गया है अपेंडिक्स 2 में. अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 की बात की जाए, WAPA की बात की जाए, सो यहाँ पे इनको स्केड्यूल्ड 1 में रखा गया है. ठीक है, आगे देखते हैं. ये आपका GS पेपर 3 में आ जाएगा, GS 3 साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक. आगे देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा क्विज ऑफ द डे. बहुत टाइम से क्विज नहीं आ रहा था, सो अब देखते हैं क्विज में क्या क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री अनाउंस द वैकेंट प्रॉपर्टी रिफर्बिशमेंट ग्रांट स्कीम. सो दिस कंट्री इज योर आयरलैंड. आयरलैंड में ये स्कीम आपकी लाई गई है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. इंडिया गिफ्टेड इंडिजिनसली बिल्ट इन सर्विस मिसाइल कोविड INS किरपान टू विच कंट्री. मैंने ये कवर भी किया था आई थिंक कल या परसों के अपने द हिंदू और डाउन टू अर्थ के करंट अफेयर्स में. सो दिस कंट्री इज वियतनाम, ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. Mesolithic period rock painting depicting a person tiling a piece of land has been found in which state. अभी अभी एक रॉक पेंटिंग को यहाँ पे देखा गया है जो कि मेसोलिथिक पीरियड से वहां पे बताई जा रही है कि वो पेंटिंग इस पीरियड से बिलोंग करती है. सो ये आपका रीजन है आंध्र प्रदेश. दिस इज योर आंध्र प्रदेश का रीजन जहां पे कि ये रॉक पेंटिंग को फाइंड किया गया है. नाउ द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRAI has recently recommended the essential services status in which country. Status I'm so sorry, status to which entity, not country. So जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसने अभी अभी रेकमेंड किया है एसेंशियल सर्विस को. ये कौन सी एंटिटी है, ये कौन सी यहाँ पे संस्था है. सो दिस इज योर नन अदर देन सबमरीन केबल्स. सो सबमरीन केबल को TRAI ने अभी अभी एसेंशियल सर्विसेज की लिस्ट में देखा गया है और इनको रखा गया है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. विच इंडियन इंस्टीट्यूट nudged Google and Apple to secure mobile devices for finance. ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूट है या ऐसा कौन सा वो ऐसी कौन सी वो इंस्टीट्यूट है जहां पे कि गूगल और एप्पल का जो यहाँ पे एक सिक्योर मोबाइल डिवाइस है उसको यहाँ पे लाया गया है. सो और ये जो लाया गया है, ये लाया गया है फॉर द फाइनेंस सेक्टर, फॉर द फाइनेंस सेक्टर. सो ये हो जाता है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर A. ठीक है, ऑप्शन A इज द आंसर. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज करंट अफेयर्स. आई होप आपको वीडियो आज की बहुत अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी है सो प्लीज गिव अ लाइक टू दिस वीडियो. लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप ऑन स्टडिंग. टेक केयर, विल मीट सून. जय हिंद.